हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करें और जिस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग जनरल टर्म्स में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप समझकर चल सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात किया गया है कि एक देश के लिए इनकम बहुत जरूरी है। वाई से हमेशा क्या डिनोट होता है भाई? इनकम। इकोनॉमिक्स में वाई का मतलब क्या हो गया? इनकम। तो इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास कर अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे अगर देखा जाए, सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे एग्रीगेट डिमांड का, फिर एग्रीगेट सप्लाई का। दो कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। क्या भाई? एग्रीगेट डिमांड। डिमांड क्या होता है भाई? सबसे पहले अगर देखा जाए व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, तो डिमांड का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति जो है वो जिस भी प्राइस पर जितना भी कमोडिटी खरीदना चाह रहा है। मैंने क्या बोला? जिस भी प्राइस पर जितना भी कमोडिटी खरीदना चाह रहा है और अगर उसके पास उतना पैसा है कि वो खरीद सके, इसका मतलब डिमांड क्रिएटेड है। सिंपल सी बात है। तो अगर हम सारे कंज्यूमर्स, क्योंकि डिमांड हमेशा किसके साइड से किया जाता है? कंज्यूमर साइड से। तो अगर जितना भी डिमांड किया गया है कंज्यूमर्स के द्वारा, अगर उन सब का सम ऑफ ऑल डिमांड, ठीक है, सम ऑफ ऑल द डिमांड्स, ऑल द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर, अगर सारे डिमांड कंज्यूमर की अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो एग्रीगेट निकल जाता है। एग्रीगेट मतलब होल। एग्रीगेट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि होल डिमांड। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? होल डिमांड। समझ में आए? तो टोटल डिमांड, अब यहाँ प्रॉपर आ जाओ भाई इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस, कि जितना भी गुड्स एंड सर्विस का डिमांड किया गया है बाय ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड। बस सिंपल सी बात कि जितना भी गुड्स एंड सर्विस का डिमांड किया गया है सारे कंज्यूमर्स के द्वारा, अगर उन सब सारे डिमांड को अगर हम लोग इकट्ठा कर दें, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। याद रखना, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो है उसको हम लोग अगर मैथमेटिकली, अगर अलजेब्रिकली देखा जाए तो हम लोग क्या देखेंगे? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये क्या बला है भाई? ये तो हमने सर सुना ही नहीं सर अभी तक, है कि नहीं? सुने होगे थोड़ा बहुत। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, देखो डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। और डिमांड कैसे क्रिएट होता है? खर्चा से। खर्चा, अगर खर्चा नहीं होगा, इनकम तो पहला पार्ट है, लेकिन इनकम होने के बाद आप खर्चा करते हो तब डिमांड क्रिएट होता है। आप जब तक मान लो पैसा खर्च नहीं करोगे डिमांड क्रिएट नहीं होगा। तो पहला जो डिमांड क्रिएट किया जाता है वो कंज्यूमर या फिर हाउस होल्ड के द्वारा। तो हाउस होल्ड के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी के नाम से डिनोट करते हैं। दूसरा जो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? फर्म के थ्रू किया जाता है। तो एफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? फर्म। ठीक है। तीसरा जो खर्चा होता है वो सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है ना, तो गवर्नमेंट, ये हो गया हाउस होल्ड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो पीपीटी में। हाउस होल्ड, ये हो गया बिजनेस या फर्म। ठीक है, और जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसको हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं। मतलब जितना हाउस होल्ड ने खर्चा करा, जितना बिजनेस ने खर्चा करा, जितना गवर्नमेंट ने खर्चा करा, और जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में खर्चा हुआ। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब क्या होता है हमारा? इंपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट करा और जितना हमने इंपोर्ट करा, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट निकलता है। क्या निकलता है? एक्स माइनस एम इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। तो देख रहे हो, सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कि जितना घर के लोगों के द्वारा खर्चा किया गया वो भी खर्चा करेंगे भाई, क्योंकि उन्हें भी कंज्यूम करना है। फिर जितना बिजनेसेस ने, जितना फर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे डिनोट कर रहे हैं? आई से। याद रखना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से। जी मतलब सरकार भी तो खर्चा करती है, सरकार स्कूल बना रही है, ये बना रही है, वो बना रही है, तो उसमें सरकार भी तो खर्चा कर रही है। देन दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन सब सारे खर्चों को अगर मिला देंगे तो इसका मतलब सारा डिमांड निकल गया, क्योंकि डिमांड खर्चे से ही होता है। अगर आप सोच रहे हो, सिर्फ मान लो कि आप सोच रहे हो कि मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, मेरे को ये रॉयल एनफील्ड वाली गाड़ी चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा रुपया नहीं है, तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में खर्चा किया जा रहा है, तो ये सब सारे खर्चे जो होंगे वो एग्रीगेट डिमांड को जन्म देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले अभी हमने देखा क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, और उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? सी से। सी से।
सी से, ठीक है। टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विस बाय द हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इन एन इकोनॉमी 2 बार लिखा गया, छोड़ देना, ठीक है इसको। मतलब जितना भी डिमांड किया गया है टोटल हाउस होल्ड के द्वारा एक टाइम पीरियड में, कितना, सारे हाउस होल्ड के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कभी भी ये वर्ड आ गया तो ये समझ लेना कि हाउस होल्ड के खर्चे के बारे में बात किया जा रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो हाउस होल्ड खर्चा करता है उस खर्चे को हम लोग इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, डिनोट करते हैं सी से। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बोला गया सी मतलब जो डिस्पोजेबल इनकम है और इनकम आफ्टर टैक्स, याद रखना। अब यहाँ पर वाईटी बोला है, वाईटी का मतलब क्या, आप कौन सा पैसा खर्च करते हो, टोटल इनकम का पैसा खर्च करते हो क्या, नहीं ना, जो डिस्पोजेबल इनकम। अब व्हाट डू मीन बाय डिस्पोजेबल इनकम भाई, डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल जो इनकम होता है उसका मतलब क्या होता है। डिस्पोजेबल इनकम को पहली बात तो हम लोग डिनोट करते हैं वाई और ऊपर डी से, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि टोटल इनकम, अगर हम लोग टोटल इनकम को माइनस कर दें टैक्स से, जितना भी आपका टैक्स लगा है, मान लो 50,000 रुपया आपने कमाया, टोटल इनकम है, सरकार ने उसका 5,000 रुपया इनकम टैक्स काट लिया, तो आपके पास बचा कितना, 45,000, 45,000 को ही तो खर्च करोगे। अब वो 5,000 तो खर्च कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो देना ही देना है, टैक्स तो देना ही देना है। इसका मतलब जो 45,000, जो 45,000 आपका बच गया, ठीक है, 50,000 में से, क्योंकि 50,000 माइनस 5,000 जो है वो आपने टैक्स दिया, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्पोजेबल इनकम। वैसा इनकम जो कंज्यूमर खर्च करता है वो तो टैक्स हो गया, लेकिन जो ऐसा पैसा बचा जिसको आप एक्चुअल में खर्च कर सकते हो टैक्स देने के बाद, वो इनकम जो है डिस्पोजेबल इनकम होता है, ठीक है। तो वही इनकम को वो खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला टर्म क्लियर हो गया। दूसरा टर्म क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट। अब देखो बहुत सारे बिजनेस होते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि अपने फर्म के लिए बहुत सारे जो है मशीन्स लाते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं कि नहीं, मशीन्स को परचेज करते हैं वो लोग, ठीक है, परचेज मशीन, ठीक है, परचेज क्या करते हैं भाई, मशीन परचेज, और क्या करते हैं, रॉ मटेरियल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये भी तो एक तरीके से कंज्यूमर ही हुए उसके उस वक्त तक। अब वो मशीन और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश्ड गुड बनाकर वो बेच रहा है, तब वो सप्लायर हुआ। लेकिन अभी जो ये सामान को खरीद रहा है उसको तो इन्वेस्ट ही कर रहा है ना, मशीन ले आ रहा है तो इन्वेस्ट ही कर रहा है। तो इसका मतलब इट रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट फर्म on the creation of new capital asset like a machine, building, raw material is called क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द फर्म, ठीक है। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको मार्केट रेट के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो जो भी बिजनेसेस इन्वेस्ट करती हैं और इन्वेस्ट करने पर जो खर्चा करती हैं, दैट खर्चा विल बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड वी ऑलवेज डिनोट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विद आई। समझ में आ गया, हाउस होल्ड ने खर्चा किया और ये खर्चा कर रहा है, इसका मतलब डिमांड क्रिएट हो रहा है, तो वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होगा, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड जो होता है जनरली याद रखना, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बस ये जरूर याद रखना ये वाला, ठीक है। ये 4 सेक्टर में होता है, ठीक है। अभी तक हमने फर्म और हाउस होल्ड का देखा है कि नहीं। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी खर्च करती है कि नहीं करती है, तो it includes the total expenditure of the government on the purchase of the consumption goods and the investment expenditure, कि जितना भी सरकार इन्वेस्ट करने के लिए खर्च कर रही है या जितना कंज्यूम करने के लिए खर्च कर रही है, उन सब सारे खर्चों को या उन सब सारे कंजम्पशन को अगर हम जोड़ देंगे तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये तो अलग बात है, लेकिन अगर हम सारे खर्चे और सारे कंजम्पशन ऑफ गुड्स हैं उनको जोड़ देंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वो अलग बात है कि जो प्राइवेट खर्च करता है वो अलग तरीके से खर्च करता है। प्राइवेट जब खर्च करेगा या फिर जो कमाएगा आगे चलकर उससे इनकम देना होता है, उसको मतलब टैक्स देना पड़ता है भाई सरकार को। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है सरकार के इन्वेस्टमेंट में और प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट में। प्राइवेट अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो प्रॉफिट मोटिव से करेगा, याद रखना। अगर प्राइवेट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका मोटिव क्या रहेगा भाई, प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसे वेलफेयर से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सरकार खर्चा करेगी तो वो इस तरीके से कि लोगों का भला हो, नहीं तो भाई अगले बार से वोट ही नहीं देगा ये। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा होता है वो किस पर, वेलफेयर बेसिस पर होता है, याद रखना, ठीक है।
वेलफेयर बेसिस पर। इसीलिए दोनों के इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है, ठीक है। द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर डन ऑन द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड टर्म्ड एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, और दो इन्वेस्टमेंट होता है, एक ऑटोनोमस एक इंड्यूस्ड। अगर इनकम बढ़ने पर, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, इसका मतलब वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड। इनकम घटने पर इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, तो एक तरीके से जो प्राइवेट जो इन्वेस्ट करती है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट करती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अगर यही इनकम अगर प्राइवेट कंपनी का घट गया तो इन्वेस्टमेंट भी क्या कर देगी, कम कर देगी। सिंपल सी बात, क्योंकि भाई अगर उसका माल ही नहीं बिक रहा है तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगी, क्यों वर्कर को रखेगी, नहीं रखेगी। तो अगर कोई भी पूछे आपसे कि भाई जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जाता है फर्म के द्वारा वो कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है, इंड्यूस्ड होता है। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब इनकम बढ़ता है तो आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हो, जब इनकम कम होता है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। तो वो इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्राइवेट। लेकिन जो सरकार है, अब देखो यहाँ पर गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब है चाहे आपका इनकम बढ़े या घटे, आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ रहे हो, चाहे इनकम आपका बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकार को हमेशा, मान लो कि रेलवे अभी घाटे में जाएगी, मान लो, अभी मान लेते हैं, तो क्या सरकार रेलवे बंद कर देगी, क्या नहीं करेगी, चांस ही नहीं है। लेकिन यही अगर रेलवे मान लो प्राइवेट कंपनी का रहता तो बंद कर देता। प्राइवेट कंपनी बस नहीं चलता, बस बंद कर देता। सरकारी बस बंद होती है, वो अपने टाइम पर चलती है, आती है जाती है जाती है, इसलिए सरकारी व्यवस्था जरूरी है। तो देख रहे हो, तो सरकार करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मतलब चाहे इनकम कुछ भी रहे सरकार का, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर इनकम घटने पर इन्वेस्टमेंट घट जाएगी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि समझ के चलना था, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भाई, चौथे पर आते हैं, जो कि हमारा क्या है भाई, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आप समझ रहे हैं, जब हम एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई, आप मान लो ये इंडिया है, हाँ ठीक है, इंडिया से अगर आपने एक्सपोर्ट करा सामान बाहर, एक्सपोर्ट करा, ठीक है, एक्सपोर्ट करा मान लो अमेरिका, तो अमेरिका जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अमेरिका से क्या आ रहा है हमारे पास, डॉलर आ रहा है, पैसा डॉलर आ रहा है बोले एक्सपोर्ट करे तो वहां से इंपोर्ट, हाँ हाँ, वही वही अभी आ रहा है दूसरा एंगल पर। अब यहाँ से मान लो कि भारत अगर इंपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अमेरिका से एक तरीके से सामान को इंपोर्ट कर रहा है, तो भारत से क्या जा रहा है, यहाँ पर डॉलर जा रहा है भाई, पैसा जाएगा, हाँ मतलब डॉलर ही, मतलब रुपया जाएगा, लेकिन एक तरीके से डॉलर के फॉर्म में जाएगा। तो समझ रहे हो, तो अगर हम लोग एक्सपोर्ट को माइनस कर देते हैं इंपोर्ट के साथ तो हमारा क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट निकलता है, फिर नेट जीरो। क्यों जीरो होगा, अब वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो नेट और अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करोगे, मतलब हाँ नहीं करोगे तब तो जीरो होगा ही, लेकिन जनरली होता नहीं है ना जीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ आप एक्सपोर्ट करते, कुछ ना कुछ आप इंपोर्ट करते हो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सिंपल सी बात है। तो इनकी वैल्यू को भी हम लोग ऐड करते हैं एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट आते हैं एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर। आपके एग्जाम में 4 सेक्टर जनरली कम पूछता है, आपको पूछेगा कि एग्रीगेट डिमांड बताओ टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। अब हाउ मेनी इकोनॉमिक मॉडल आर देयर, तो इकोनॉमिक जो मॉडल होता है, यहाँ देखना ध्यान से, ठीक है। इकोनॉमिक जो मॉडल होता है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, पहला क्या होगा, 2 सेक्टर, ठीक है, दूसरा क्या होगा 3 सेक्टर, ठीक है, 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, और जो आगे चलकर हम लोग नेशनल इनकम में पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है, डिटेल में, इसीलिए भी शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और एक होता है 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है, एक होता है 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। कितने तरीके के, 1, 2 और 3 तरीके से। अब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, बस 2 ही लिखो, 2 ही लिखो, 2 से ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या हो गया भाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 3 लिख दो, सी प्लस आई प्लस जी, सरकार वाला आ गया साथ में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस एक्स माइनस एम, हो गया 4 सेक्टर, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, ठीक है यहाँ तक। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या, यहाँ वाई डी का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल में है
वो हमारा क्या है, आपको याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर में होता है सी प्लस आई। यहाँ सी का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। और कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस, याद रखना सी ऑटोनोमस प्लस बी और वाई डी या फिर वाई लिख देगा कोई दिक्कत नहीं। वाई डी का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम, वैसा इनकम जो कंज्यूमर खर्च करता है, ठीक है, या जिससे खर्चा किया जा सकता है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा कंजम्पशन फंक्शन का, सी इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस, सी यहाँ सी ऑटोनोमस का मतलब क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमस कंजम्पशन भाई, अब बताओ। जो गवर्नमेंट होती है, जो कॉस्ट है, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होगा देखो ये जरूरी खरीदना ही पड़ेगा। नहीं, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है अगर आपका इनकम जीरो है, इफ योर इनकम इज जीरो, अगर आपका इनकम जीरो है एंड हैविंग सम कंजम्पशन, और कुछ ना कुछ आप कंज्यूम कर रहे हो, आप अभी कंज्यूम कर रहे हो ना, खाना खाते हो, खाना कुछ नहीं खाते हो, भूखे रखते हैं तुम्हारे पिताजी, तो मान लो कि अगर कुछ खा रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी आपका इनकम तो जीरो नहीं है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इफ योर इनकम इज जीरो एंड हैविंग सम इनकम दैट इज नोन एज नहीं, इफ योर इनकम इज जीरो एंड हैविंग सम कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी होता है, ठीक है, अभी आगे चलकर आएगा ये टर्म। और वाई डी का मतलब क्या हो गया, डिस्पोजेबल इनकम, क्या हो गया भाई, डिस्पोजेबल इनकम, वैसा इनकम जो खर्च करने के लिए रेडी होता है। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर सी होगा, सी जो देखने को मिलेगा, सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ भाई, आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स डिमांड, एक्स एंटे डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंटे का मतलब क्या हो गया, जो लोगों ने सोचा है कि मैं खरीदूंगा, मान लो लोगों ने ये सोचा, लोगों ने ये सोचा कि हम भाई जो है 20 पेंसिल खरीदेंगे, ठीक है, 20 पेंसिल, लेकिन एक्चुअल में उसने एक्चुअली जो है एक्चुअली परचेज्ड, मतलब मान लो कि एक्चुअली परचेज जो है वो किया गया 10, तो इसका मतलब जो 10 है वो हो जाएगा एक्स पोस्ट, और जो डिजायर है वो एक तरीके से एक्स जो हमारी फुलफिल हो पाती है। नहीं, वो नहीं बोलेंगे ना। आप समझो कि आपने सोचा था कि मैं वो उतना खरीदूंगा, तो उतना खरीदूंगा मतलब 20 पेंसिल सोचा था आपने, तो 20 पेंसिल इज नोन एज, दैट इज सारे लोगों ने सोचा था, एक लोगों ने नहीं, सारे लोगों ने, तो एक तरीके से क्या हो गया, एक्स एंटी एग्रीगेट। इट हाँ हाँ, it can be defined as the planned or a desired amount of goods and service in an economy at a given and overall price level in an economy at a given period of time, कि जितना भी सामान जिस भी टाइम पीरियड पर जितने भी प्राइस पर जितने भी सारे लोग खरीदना चाह रहे हैं, वो एक्चुअल में खरीदा नहीं, डिजायर डिमांड, दैट इज कॉल्ड द एक्स एंटे डिमांड। और एक्स पोस्ट जो होता है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो कि परचेज किया गया है, किसके द्वारा, किसके द्वारा परचेज किया जाता है, कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है, जो एक्चुअल में परचेज किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स पोस्ट डिमांड। अब आ जाओ भाई एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के बाद ही कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में थोड़ा बताता हूँ। एग्रीगेट डिमांड क्या होता था, जितना भी सारे कंज्यूमर्स थे वो जितना भी गुड्स खरीदना चाह रहे हैं और जिसके पास जितना परचेजिंग पावर है, ठीक है, जिस भी टाइम पीरियड में वो खरीदना चाह रहा है, उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई किसके साइड से होगा भाई, प्रोड्यूसर साइड से, किधर से, प्रोड्यूसर हो गया या सप्लायर हो गया या फिर सेलर बोल लो, उनके द्वारा जितना भी, मतलब क्या, इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड अ सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ, जितना भी क्वांटिटी जो है वो बनाने के बारे में, ये प्रोड्यूस करने के बारे में सोचा जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे कल से कंटिन्यू करेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।